हाँ जी, नमस्ते नमस्कार। क्या हाल चाल आपके? देखना मेरी आवाज़ आप तक सुंदर स्पष्ट रूप से आ रही है कि हाँ या ना? तो अगर आवाज़ आ रही है अच्छे से तो बताओ, फिर आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। रेडी हो? हम्म। रेडी हो, यस और नो? ये चैट क्यों नहीं दिख रही? आ गई। नमस्ते 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 नमस्ते। तो कैसा रहा तुम लोगों का ये एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया? और अभी तो बहुत कम शुरुआत की है अभी तो, है ना? कैसा लग रहा है मतलब? जो एक्सट्रीम जो लेवल है वो तुम्हें क्या लगा कि तुमने जो पढ़ा वो कुछ नया चल रहा है, या तुम्हें जो लग रहा है नहीं सर जी, पहले जैसा बेसिक सा? पहले ये बताओ कि जो चल रहा है वो तुम्हें कैसा लग रहा है? तो आगे क्या? हम्म। हाँ शिवम, इसकी कोई जरूरत ऑनलाइन में? बेटा क्या टाइम टेबल होना ऑनलाइन में? रोज तो क्लासेस चलती हैं, रोज पढ़ो बिंदास, टेंशन यार। कभी कम कभी ज्यादा। हाँ ठीक है, रश्मि वो भी कर रहे हैं। ये कैसा लगा जो डेली तुम क्लास लेते हो? ऑफलाइन का जो मजा ले रहे हो ऑनलाइन में? टोटल स्टूडेंट 3169 आ चुके हैं इस अटेंडेंस में। बहुत अच्छा लग रहा है सर। ईमानदारी से झूठ मत बोलना। अगर ये तुम्हें अच्छा लगा तो फिर तुम्हारे साथ एक और एक्सपेरिमेंट करना है मुझे, वो और देंगे। सर ऐसे ही चाहिए सर, आप जो पढ़ा रहे हैं बहुत है ना। हाँ। वाओ। पूनम जी कह रही हैं कि उन्हें भाई पूनम जी को फोन मिलाया जाए। पूनम जी को फोन मिलाया जाए। पूनम जी से मिलेंगे, अभी एक ही बच्चा है फिर निकल जाएगी। हाँ जी। हाँ सारा। एक नंबर सर, एक नंबर, धन्यवाद धन्यवाद। हम्म। हाँ जी। लाओ लाओ, पूनम जी हैं क्या? हम्म। मेरे बच्चे देखो, मैंने हमेशा ही की बात बोली है कि ऑफलाइन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो क्वेश्चनिंग मैं आपके साथ कराना चाहता हूँ, अब यहाँ पे क्या होती है, चैट होती है। बताओ, आप जब चैट करेंगे तो मैं कैसे रिप्लाई? जो पूनम जी का मैसेज आया तो मैं पूनम जी से कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे एहसास हो जाए। हाँ जी पूनम जी। हेलो। हाँ जी, हमने सुना तुम्हें क्या बेसिक एडवांस का बताइएगा। मतलब ये जो क्लासेस हैं ये भी आपको बेसिक लग रही है? हेलो। क्या नहीं हुआ है? अरे अभी तो पूनम जी आपके, अब आप कह रहे हो आपका मैसेज नहीं आया। अभी तो आपके नंबर से ही तो मैसेज आया, किसी और ने तो नहीं कर दिया? बस एक से तो उससे बात कराओ, जो बेसिक बता रही है उसी से बात कराओ। मतलब मतलब एक ही नंबर से मैसेज? भाई इनका अकाउंट लॉक करो दोनों का, एक ही मैसेज से दो दो लोग देख रहे हैं। क्या चल रहा है देखो सर। हाँ तो एक ही फोन से करते हो तो मैसेज कुछ भी कर रहे हैं, मैंने लगा, मैंने कहा चलते हैं ना, कोई बात नहीं। ठीक है, उसे करते रहो, उनसे जरूर बात कराना हमारे। उनका कोई दूसरा नंबर है ना तो भाई नंबर बोलो उनको। हाँ। अरे नहीं, कैसे बेसिक लगता होगा? अभी 2 मिनट सवाल पूछेंगे उनका बेसिक एडवांस, आवाज आना निकल के। हाँ। नहीं ऐसा होता है नहीं। नहीं नहीं, अगर के देखो, अगर कोई इंटरव्यू में रह जाता है ना, यही कहता है कई बार ना आप इतना एडवांस हो जाते हैं कि आप ना बेसिक चीजों को ही नहीं समझ पाते। जो बेसिक आता है, अगर वो आता नहीं एडवांस आपको लगता है। सुनो तो, होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, आराम से आराम से। मैं बोल लूँ पहले। अभी ना हम जो कहते हैं कि लाइन होती है, गिरते हैं सहसवारी मैदानी जंग में वो क्या गिरेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको जिस दिन ये लगने लगता है ना कि आपका बेसिक, अब ना आपको कसम है आपके एग्जाम की, आप उनसे कहना। नहीं, फिर आप गड़बड़ कर रहे हो। आप गड़बड़ कर रहे हो। तो कोई नहीं, आप उनका नंबर दो, उनको फोन मिलाया जाएगा। नंबर तो दूसरा यूज करती होंगे ना वो?
हाँ इनको नंबर बताओ, मैं 18 नंबर ले ले भाई, उनसे बात करेंगे हम, ठीक है, आप पढ़ो अपना आराम से, ध्यान रखो, ओके। लो भैया, ऐसा है कि कई बार ना मैं कई चीजें कहता हूँ कि कई सारी चीजों में आपके सामने ईमानदारी से, मैं जबकि ये जानता हूँ कि तुम में से आधे से ज्यादा बच्चों को किसी को ये पता ही नहीं था कि स्टेजेस ऑफ डिस्कवरी मेथड भी कोई नाम की चीज होती है। फोन नंबर लोन से उनका ना बात करेंगे यहाँ। तो जब आप पढ़ते हैं या करते हैं तो कई बार ना आप ऐसे जंगल में फंस जाते हैं जहां जंगल में ना सब कुछ मिलेगा लेकिन आपको औषधि वाली दवाई नहीं मिलेगी। मैं आपको जब करा रहा हूँ सिस्टमेटिक, तो मैंने आपके सामने जो ट्रायल किया इसलिए दिया नया, ताकि आप कुछ ऐसा सीख के जाओ जिसमें आपको लगे एग्जाम में आपने कुछ सीखा है। मेरी आवाज वगैरह देखना सही आ रही है, कट रही है? डन करे। चलिए, तो आज की क्लास के साथ जब हमने शुरुआत करी तो यहाँ तक आप चल चुके थे, यहाँ तक आप जान चुके थे। अब आज हम पढ़ने वाले एक नया मेथड वर्ड से। तो आपके सामने तो सवाल हो गए, यहाँ तक पढ़ा की खोज मैंने, ये छोड़ दे रहे हैं, सीधा आ रहे हैं आज अपने। अब आते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के क्या है मेथड पर। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है उसके बारे में हम बात करेंगे, उस पर आपके सामने करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, अब देखते हैं आपके सामने क्यों क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ना उसी तरीके से है जैसा आप एक ऑनलाइन पढ़ते हैं एक ऑफलाइन पढ़ते हैं। मजबूरी ये है कि आप ऑनलाइन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप आ नहीं सकते। ऑफलाइन वालों के साथ ही होता है कि वो भाई आ सकते हैं, तो सभी चाहते हैं ऑफलाइन पढ़ना, और उसमें क्या है, टाइम और चैट का ये चक्कर नहीं चलता। अब आपके सामने जब ब्रेन स्टॉर्मिंग आएगा तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रेन स्टॉर्मिंग पर आपके सामने बिल्कुल आगे नंबर कोई नहीं दे देंगे आराम से। तो जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल के मेथड, अरे हाँ पूनम जी, अगर आप उनके अरे यार ऐसा मेरे बच्चे क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है यार। अगर आप उनके नंबर से मैसेज कर रहे हो, फोन उनको जा रहा है, तो आपने बात सुनी होगी मेरी, है ना? तो इसका मतलब अगर बात सुनी तो आपको फोन आ रहा है, फोन उठा, मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ बेसिक एडवांस का, मुझे और पता चल जाएगा तो मैं और एडवांस कर लेंगे, है ना? हाँ, डिस्कवरी मेथड के प्रिंसिपल नहीं होते तो एक बार चलते हैं उधर की तरफ, अगर नहीं हुए तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। देखो बेस, अगर आज तक ना आपने ये तो देखा होगा कि डिस्कवरी मेथड जो है उसको जो देने वाले कौन थे, आपने ये देख ले कि ह्यूरिस्टिक साहब आते हैं वो दे देते हैं, बट आपने, हाँ मैं आगे बेटा आ गया यहाँ पर, तो डिस्कवरी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे, और प्रिंसिपल उसमें क्या होते हैं, उसके सिद्धांत क्या है, तो सवाल वैसा ही आता चला जाएगा। यहाँ तो हमने मेथड्स को भी कुछ एडवांस रूप में लेके चला कि प्रिंसिपल ऑफ जो एक्टिविटी है वो क्या कहलाती है, और प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। इसका मतलब जब भी आप डिस्कवरी मेथड के अंदर चल रहे हैं तो ये तब तक डिस्कवरी हो नहीं सकती जब तक आप उसमें एक्टिविटी करेंगे नहीं। इसी को नॉर्मली आप जो बोल देते हैं वो क्या बोल देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तो इसका मतलब जब तक आप लर्निंग बाय डूइंग करेंगे नहीं तब तक डिस्कवरी आपकी होगा नहीं। जब तक लर्निंग में आप थिंकिंग नहीं डालेंगे, लॉजिक नहीं डालेंगे, रीजनिंग नहीं डालेंगे, तो इसका मतलब वो कभी थिंकिंग भी डिस्कवरी कर नहीं सकती। तो इसका मतलब कोई भी अगर डिस्कवरी पूछ कर रहे हैं तो उसके पीछे का कोई ना कोई क्या है, कारण भी है, और अगर वो कोई कारण है तो उस कारण को जानते टाइम आपके लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा डिस्कवरी आगे बढ़ेगा। अब डिस्कवरी के जब ये दो मेथड आ जाते हैं, एक एक्टिविटी और लॉजिकल थिंकिंग, तो आपके सामने आता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम क्या है, नोन टू अननोन। अब नोन टू अननोन क्या है भैया, ऐसा है डिस्कवरी जैसे मुझे ये तो पता चल गया कि पूनम जी पढ़ रही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पूनम जी की जो सिस्टर है वो कौन है। अब मेरा तो भैया ये काम हो गया ना, इसका मतलब ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा ना कि पूनम जी के नंबर से अगर पूनम जी पढ़ रही हैं तो बात सही थी, मेरे लिए था नोन वाली बात, लेकिन पूनम जी के नंबर से अगर कोई दूसरा पढ़ रहा है तो इसका मतलब सीधी सीधी कभी कभी रुक जाते, क्या हुआ? अब यहाँ ठीक है, तो अब सवाल ये आ जाता है कि भाई हमने क्या है, अननोन, तो इसको जानना, तो मैं खोज करूंगा इस बात के साथ कि ये बच्चा कौन है, तो इसका मतलब ये भी मेरा डिस्कवरी मेथड का क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहता है। और अगर मैं डिस्कवरी कर रहा हूं तो इसके पीछे पर्पज है, इसके पीछे जानकारी है जी। चलो बेटा ये मैं ऐप का एक बार बता दूं, पूछवा लूँ। तो इसका मतलब मेरी ये जानकारी फालतू नहीं होगी, मेरी ये जानकारी होगी कि मैं ये जानना चाहता हूँ उस बच्चे का बेसिक्स क्या है और उस बच्चे का एडवांस क्या है, ताकि मैं उस बच्चे को उस हिसाब से जान पाऊं, और फिर मैं देख पाऊं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लॉजिक वाली बात है कि आज तक आप उन चीजों को पढ़ते रहे कि जिनमें आपको आता है, लेकिन आप मिस कर गए उन चीजों को जो आपको नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब आपके सामने ये वाली बात के साथ, जब आपके सामने कि जो चीज आपको पता है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपको नहीं पता, मतलब नाउन आपको पता है तो पता है, लेकिन प्रोनाउन का जानना, इसका मतलब एक तरीके से प्रोनाउन की डिस्कवरी करना। और मेरे बच्चे पर्पसफुल एक्सपीरियंस, इसका मतलब हर चीज के पीछे कोई भी काम अगर डिस्कवरी होगी तो उसके पीछे उसका पर्पस होगा, उसका कोई रिजल्ट होगा, उसका कोई ना कोई कारण होगा, उसका कोई ना कोई रीजन होगा। और जब आप सर्च करते हैं, मान लो कि वो नहीं मिल रहा, जैसे मुझे अगर
अगर फीवर है और इस टेबलेट में वो सॉल्ट नहीं है, तो इस salt को मेरे को दूसरी टेबलेट को ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अल्टरनेटिव भी होना पड़ेगा। मान लीजिएगा आपको एक जगह से कोई जानकारी नहीं मिल रही खुद से, तो आप किसे ढूंढ रहे हैं? मुझे ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए सवाल के साथ अगर आप जाएंगे तो अल्टरनेटिव्स होता है किसी अदर चीज को भी क्या करना, ढूंढना। ठीक है जी। सर जी अब तक की बेस्ट क्लास चले, अरे आओ सब बढ़िया चलेगा, आ जाओ, मजा है ना, चलो 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 चलो। अब यहां तक आ गया। अच्छा ऐसा है, अभी 2-4 दिन पढ़ लो, अभी पूरा करो, उसके बाद ना मैं तुम्हें एक कम्युनिटी ग्रुप बना दूंगा, और वो जो कम्युनिटी ग्रुप होगा वो अध्ययन मंत्रा का मैं तुम्हारा ग्रुप बना दूंगा। उसमें मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ, ऐड कर लूंगा। उसके ऐड करने के बाद होगा क्या कि अपन क्या करेंगे, अगर कुछ बात होगी, पीडीएफ कुछ नोट्स होंगे वहां शेयर कर दूंगा। तो उसमें अगर तुम्हें कुछ होगा तो उसमें एक नंबर होगा, जो मेरा नंबर होगा, जो कॉल तो नहीं जाती, बट उस पर आप मैसेज करेंगे तो टीम को मैसेज आ जाएंगे। 24 से 48 घंटे के दौरान आपको मैसेज पे रिप्लाई मिल जाएगा। जिस दिन आप अच्छे से पढ़ना, जिस दिन आप मुझे फील करा देंगे कि हाँ आप ऑफलाइन जैसा पढ़ने लगे, जिस दिन आप मुझे फील करा देंगे आप चैट में बिलीव नहीं करते, जिस दिन आप मुझे बिलीव कराने कि हमें पढ़ने के लिए और दो और दो और दो, तब मैं आपके सामने ग्रुप पे क्या है, आ जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चे अल्टरनेटिव्स क्या होगा, तो इसका मतलब वो अल्टरनेटिव डिस्कवर कर देंगे आप कि आपकी क्लास तो है, अगर आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पा रहा तो उस नंबर के भरोसे मैं फिर क्या, आप मुझसे ऑनलाइन, ताकि आपका जो मैसेज आता है चैट में कि सर आपसे बात करनी है, वो वाली समस्या भी क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। डन। अब आपके सामने अगर इतनी बातें हो जाती हैं तो उसके बाद हमारे सामने कुछ सवाल आ जाते हैं, जैसे ये देख, तो आपसे कोई पूछेगा बिलो मेथड आर गिवन बाय जॉन डीवी, तो जॉन डीवी नीचे में कौन सा मेथड देता है, तो हमें तो पता ही है कि प्रोजेक्ट जो मेथड है वो किसके द्वारा दी गई है, जॉन डीवी द्वारा। प्लेवे मेथड जो है वो हमारा कैडवेल कुक वाला, कैडवेल कुक देता है, फ्रोबेल नहीं देता, याद रखना क्या है, कैडवेल कुक देता है। उसके बाद भाई सोर्स मेथड हम यूज नहीं करते, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो होता है वो सोक्रेटिस देता है, क्या देता है, सोक्रेटिस देता है। तो इसका मतलब हमारे सामने तो सारी चीजें आ जाती हैं, किसने कब कब कहां कहां कैसे कैसे दिया, एक ये जानकारी। अब तुम सोचोगे सर जी ये प्रिंसिपल वाली चीज जो आप बता रहे हो ये तो कभी एग्जाम में आई नहीं, तो ये गलत फहमी है। देखो, खोज द्वारा अधिगम विधि निम्न में से किस सिद्धांत पर, अब सोचो मेरे बच्चे, ये सवाल एग्जाम में आया, और ये सवाल अगर एग्जाम में आया और हमने अगर वो प्रोजेक्ट मेथड के, हमने डिस्कवरी मेथड के वो प्रिंसिपल ही ना पढ़े होते जो मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी था, तो इसका मतलब मेरे को ये पता था सक्रियता, इसका मतलब भाई एक्टिविटी भी था, तर्कपूर्ण मतलब लॉजिकल भी था, उद्देश्यपूर्ण नंबर ऑब्जेक्टिव वाला था, और उसके लिए अल्टरनेटिव क्या वो था। तो इसका मतलब अगर मुझे जीवन में ना पता होता तो मैं तो भैया सीधा सीधा कह देता कि भाई खोज विधि जो है वो भाई एक तो एक्टिव पे करेगी और एक क्या है, विकल्प वाली नहीं कर पाएंगे, तो हमारा सवाल क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इसलिए मेरे बच्चे इस बात को भी याद रखना कि जो मैंने प्रिंसिपल्स पढ़ाए वहां से भी सवाल क्या है, आएगा ही आएगा। अब अगर ये आ जाता है तो फिर आपके सामने एक सवाल आ जाता है ये कि खोज अधिगम विधि कई सिद्धांतों पर आधारित है लेकिन कौन सा नहीं है। अब सोचो कि अगर तुम्हें जीवन में यही ना पता होता, प्रोजेक्ट मेथड बेटा ऐसा है कि फादर ऑफ जो प्रोजेक्ट मेथड है वो हम किल पैट्रिक्स को बोलते हैं, बट फेमस जॉन डीवी ने किया था। तो जब ऑप्शन में किल पैट्रिक होगा तो वो सही होगा, सिर्फ वही सही होगा, बट यहाँ जॉन डीवी के बारे में पूछा गया है, तो जॉन डीवी क्योंकि रिलेटेड विद प्रोजेक्ट मेथड थे इसलिए उनके जान जॉन डीवी अब लर्निंग मेथड के साथ भी आ जाएंगे, लैब मेथड के साथ भी आ जाएंगे, तो लर्निंग बाय डूइंग के साथ भी आ जाएंगे, तो अलग अलग चीजें हैं। अब देखो इसमें अगर तुम्हें ये पता ही नहीं था कि जो आज तक आपने सीटेट कहीं भी जाओगे तो आपने कभी ये तो देखा ही नहीं ना, डिस्कवरी मेथड के कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। जब आप उस प्रिंसिपल, तो इसका मतलब विकल्प खोजना अल्टरनेटिव था भाई, उद्देश्य वाला था भाई, गतिविधि एक्टिविटी था, लेकिन बेटा प्रोजेक्ट आकलन और मूल्यांकन का था नहीं। लेकिन एक बात बताओ, तुम में से अगर किसी के पास भी एग्जाम में आ जाता, तुम कहते यार असेसमेंट इवैल्यूएशन तो हम करते हैं लेकिन हम कहीं विकल्प खोजने की कोशिश नहीं, ऑप्शंस खोजने की कोशिश नहीं, तुम आंसर दे के आते ये आंसर मिलना था, ये तुम्हारा 1 नंबर तो जाता ही जाता, साथ में 0.25 क्या है फ्री में चला जाता। तो इसका मतलब खोज विधि वाली बात के साथ आंसर जो आ जाएगा ऑल्टरनेटिव नहीं है। डन भाई। देखो बेटा, सॉरी टू से मैं किसी को पर्सनल गाइडेंस अभी नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में अपने आप ही टाइम कितनी कमी चल रही है, क्लास, तबीयत, घर की फैमिली, बहुत कुछ, हमारी भी लाइफ यार तुम जैसी है, हम भी बीमार पड़ते हैं, हमारे भी घर में किसी को दिक्कत होती है, तो सब चलता है। इट्स जस्ट अ सिंपल कि कभी होगा तो मैं तुम्हारे साथ ना अगर लगेगा तो मैं एक गुफ्तगू वो करने वाला हूँ अपने ऑफिस पे, तो आपको लगे किसी दिन काउंसलिंग सेशन लेना हो, तुम उस काउंसलिंग सेशन की एक स्पेशल डेट निकलवा दो, उस दिन आ जाना। ठीक है अनुराधा। तो मेरे बच्चे अभी फिलहाल क्या है, अभी रुक जाओ, मैं 1-2 दिन में दे तो क्या, अभी मैं सच में बताऊं, मैं उस स्टेज में नहीं जिसमें मैं किसी को समझाऊं अभी। डन।
मैसेज सबके दिखते हैं, बट इसलिए मैं मैसेज नहीं, मैंने कहा ना ऑनलाइन में ना मेरा पूरा का पूरा रिदम पढ़ाने का इसलिए खराब हो जाता है, क्योंकि वो चैट जो आती है ना वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट का ना मिट्टी पलीत कर देती है। आप जाओ, चल ठीक है, अभी पढ़ने में ध्यान दो, यहाँ सबसे तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी काम है। अब आ जाते हैं किसके द्वारा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। पहले तो ये बताओ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया, बताओ। हाँ जी, ब्रेन, जो जो तुम्हें पता है वो बता दो, जो जो तुम्हें पता है। नंबर मांगो बच्ची का आया कि नहीं आया। बच्ची नंबर ही नहीं दे रही, बता पगली। हम्म। बताओ जी। डन। छोड़ दे कोई बात नहीं। चलो, आपने इतनी जो यहाँ पे जानकारी दी और आपने इतनी बातें करी और आपने कहा, तो आपने अलग अलग बताया कि सर जी चार है ना, ओसबोन ने दिया था, 4 गाइडेड प्रिंसिपल्स होते हैं, ये होगा। एक काम करते हैं, देखते हैं तुम्हारे में से कितने हैं ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अगर आप इस साल, तो सबसे पहली बात तो इसे देने वाले क्या थे, एलेक्स थे, है ना। हाँ, अगर आपके सामने सबसे कोई पूछेगा तो एक इंसान आया था जिसका नाम था एलेक्स ऑसबोर्न। हे भगवान, इसे ये कहते हैं बाहर के ही काम निपटा ले पगली, मैसेज पढ़ भी रही, मैसेज भी कर रही है। कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे पूनम जी रहने दो, कोई बात नहीं। अरे पूनम जी कोई नहीं, नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। पढ़ने दो उसको आराम से। अरे धमकाना क्यों। हेले, बच्चा है सवाल पूछेगा, नहीं नहीं कोई दिक्कत है, ऐसे क्यों धमकाना आपको। मेरा काम मेरे को करने दो, आप अपनी ड्यूटी निभाओ बहन वाली। हाँ ना, अरे कोई नहीं, इट्स ओके। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो। और तुम दोनों ना, हाँ चलो चलो, आप नहीं धमकाओगे, मेरा काम मैं ही करूँगा, ठीक है। चलो पढ़ो आराम से, ओके बाय बाय। चलो चलो ठीक है, तो पढ़ो आप ध्यान से। हाँ जी, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल के बारे में अगर बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मॉडल आएगा उसके साथ आप जाएंगे तो वहां पर क्या है, एलेक्स बोसमैन। अब इसमें क्या है कि भैया ब्रेन है, दिमाग में तूफान है। अब जब दिमाग में तूफान है तो सवाल आने हैं, तो इसकी पहली सबसे बड़ी जो चीजें हैं, पहली जो सबसे बड़ी चीजें हैं भैया, अनुज यादव का, अंजू यादव का सोल्यूशन दो। तो एलेक्स ओसबोर्न कहने लगा कि भैया ऐसा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के दौरान आपके अंदर ना बहुत सारी चीजें क्या जनरेट होती हैं। आप इसका मतलब डेवलप करते हैं, आप क्या है क्रिएट करते हैं। और क्रिएट क्या करते हैं, जैसे आप मान लो क्वेश्चंस क्रिएट करोगे कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, तो दिमाग चलता रहता है, सवालों को जन्म दोगे। और नहीं होगा तो फिर जब हम जन्म दोगे तो इसका मतलब थिंकिंग डेवलप होगी। अच्छा जी, थिंकिंग आएगी तो इसका मतलब आप ये भी सोचोगे कि चलो सोच तो लिया ही, साथ साथ में एक काम और कर लेते हैं भैया, कोई आइडिया आया तो इसका मतलब आइडिया भी इसके अंदर ही चला गया। अच्छा, आइडिया आए और आइडिया आने के बाद ऐसा लगा कि ऐसा है, इसका बिल्कुल टेंशन फ्री क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढूंगा। तो वो टेंशन फ्री सॉल्यूशन ढूंढना, तो आप अपने आप को टेंशन फ्री करना चाहते हैं। बट मेरे बच्चे एक बात याद रखना, जो जो प्रोजेक्ट मेथड में हुआ था वो आपके सामने क्या है, यहाँ आना शुरू होगा। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट मेथड में आने वाली चीज को अगर आप बेहतर तरीके से ऐड कर देंगे तो किस में पहुंच जाएंगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग में। यहाँ टीचर क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, स्टूडेंट क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो हम दोनों जो यहाँ लगे हुए हैं, इसका मतलब मेरे पढ़ाना और आपके दिमाग में सवाल आना एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का क्या बनाएगा, पार्ट पार्ट बनेगा। डन। इनोवेशन करना बहुत बढ़िया। तो इतना होने के बाद आपके सामने अगर आप आ जाते हैं, तो हम यही तो बोल रहे थे कि इसको किसने दिया था, एलेक्स ओसबोर्न ने दिया था। इस टेक्निक में जनरेट करते हैं नए आइडिया, नए उसके क्या है सॉल्यूशन। इसमें इंकरेज करते हैं कुछ क्रिएटिविटी को, पार्टिसिपेशन को, और सोचने की, फ्री सोच के बारे में करते हैं। और टीचर क्या करता है, मदद करता है अपने स्टूडेंट की जब वो एक्टिवली करते हैं। नाउ आपसे अगर कोई पूछ ले कि भैया ये बताओ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के कितने प्रिंसिपल होते हैं, बताओ क्या होगा। बिल्कुल अनुराधा, इसमें इनोवेशन बिल्कुल बेटा, नया इमेजिनेशन भी हो गया, इनोवेशन भी हो गया, क्रिएटिविटी भी होगा, सब हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डन। चलो,
अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है उसके जो इन उसमें जो प्रिंसिपल्स होंगे वो कितने होंगे, बताओ। हाँ, लर्निंग विद डूइंग विद डाइवर्जेंट थिंकिंग, बहुत बढ़िया जी। ठीक है ठीक है, चलो आज। हम्म। मुझे तो बेटा वो बेसिक्स पूछना है तुझसे, पर्सनली बात करने वाला जो है, तो मुझे लगता है ना कि मैं ये जानना चाहता हूँ बच्चे के। एक होता है ना, मेरे लिए भी हमेशा ही रहता है कि मैं ये जानूं कि अगर देखो जो तुम्हें आता है और जो मुझे आता है, फिर तुम्हारा और मेरा टीचिंग का लेवल बराबर, तुम्हें मुझसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो तुम्हें आता है और वो मतलब जो मुझे आता है और तुम्हें नहीं आता है, वो मैं पढ़ाने आया हूँ। मैं कभी वो पढ़ाने नहीं आया जो मुझे आता है तुम्हें आता नहीं। मुझे वो आता है जो तुम्हें नहीं आता वो मुझे आना चाहिए, तब एक टीचर टीचर बनता है। और मैं हमेशा इस पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि आपसे ज्यादा मेहनत किसको करनी है, हमें करनी है, ताकि आप तक हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पहुंचा पाए, है ना। चलिए, अब देखो अगर होगा तो अनुराधा ने बताया 5, जी नहीं, याद रखिएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग के कुल मिला के 4 प्रिंसिपल आते हैं। कितने प्रिंसिपल आते हैं, 4। क्या आते हैं, 4 आएंगे, और ये 4 प्रिंसिपल हैं। तो अब कोई तुमसे पूछेगा यार सर प्रोजेक्ट में जो जॉन डीवी ने दिया था, हाँ शिवानी, प्रोजेक्ट फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड बेटा किलपैट्रिक है, और उसे फेमस करने का जो काम है वो जॉन डीवी है। मतलब ऐसा है कि मान लीजिएगा कि आपके पापा ने आपको जन्म दिया, लेकिन आपने अपनी फैमिली का नाम रोशन कर दिया, तो यहाँ आएगा कि भैया जैसे कि भैया किसने नाम रोशन किया, ठीक, यहाँ ध्यान रखें। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अगर आपने इतनी सारी चीजों को जान लिया, देख लिया, समझ लिया, तो यहाँ पर आने के बाद आपके सामने याद रखना कितने होते हैं प्रिंसिपल, होते हैं 4। पहला, यहाँ पर भैया कुछ भी नया सोचोगे तो सामने वाला रोकेगा जरूर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्रिटिसिज्म क्या है, पॉसिबल है। कोई कहता है फ्री विलिंग, याद रखना इज वेल, मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप ना जितना सोच, जितना आइडिया जो लाना चाहते हैं लाओ, सबका क्या है, वेलकम है, सबके क्या है, मुबारक है। तीसरा जो कहता है क्वांटिटीज क्या है, वांटेड, भैया ऐसा है कि जितने ज्यादा आइडियाज होंगे उसमें से सारे तो काम आने नहीं है, तो कुछ काम आएंगे इसके साथ। और लास्ट वाली बात पर है कॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट आर सोर्ट चिकिंग। अब आपके सामने अगर कोई तुमसे पूछेगा, तो जो आपने कभी ये वर्ड सुना होगा हिच हाइकिंग, तो कोई बता सकता है हिच हाइकिंग क्या होता है, बताओ हिच हाइकिंग क्या होता है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि हिच हाइकिंग क्या होता है तो बताइएगा। बताओ। हाँ, हम भावना बोले, इसमें भी सिद्धांत यही तो, भावना भावना बदलनी है। तभी तो मैंने कहा बेटा डी टी प्लस पी आर टी इस बार कुछ क्या आने वाला है, भयंकर आने वाला है, और मैं तुम्हें भयंकर ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो हिच हाइकिंग क्या होगा, किसका मतलब भैया आपने, हाँ क्वांटिटी, और हाँ आ गया ना। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी, तो भैया इसमें क्वालिटी आए ना आए, लेकिन क्वांटिटी, आइडिया जितने ज्यादा आएंगे उतना ही ब्रेन, इस तूफान है, गम थोड़ी ना आएगा, ज्यादा ही आएगा। अब याद, इसका मतलब आप किसी चीज को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और उसे इंप्रूव कर। मान लो कि मेरे पास कुछ आइडिया आया, मेरे पास पहले कुछ आइडिया था, मैंने उन दोनों को जोड़ा, उन दोनों को जोड़ने के बाद उसमें क्या कर लिया, सुधार। जैसे मान लो यहाँ पर एक बच्चा था, वो पहले इतना जानता था, मेरे साथ वो जुड़ा, वो इतना जानने लगा, ये एरो नीचे की तरफ जा रहा, वरना तुम गलत समझ लोगे इसको। मान लो कि पहले बच्चा इतना जानता था, आज इतना जाना, किस वजह से, हम दोनों जुड़ गए, इसका मतलब हम इंप्रूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। तो अगर इंप्रूव करेंगे तो इसका मतलब चीजें क्या है, मजा। तो हिच हाइकिंग, हिचकियां मिल रही है, जैसे हिचकियां समझो, तो हिचकियां क्यों आती हैं, कि हम कहते हैं कोई याद कर रहा है, तो जब याद कर रहा होगा तो तुम्हारे सामने वाला तो जुड़ रहा होगा, तो दो लोगों ने जुड़ा और दो लोग है क्यों याद कर रहा है, तो कह रहा बस याद आ रही थी यार तेरी। चलेगा, हिच हाइकिंग के इसके बाद अब सोचो कोई सवाल अगर ऐसे आ जाए, अब तुम सोचो ये वाली बात अगर आ जाए यहाँ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो टेक्निक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो टेक्निक है, उसके बेटा उसमें जो प्रत्यनन अवस्था के 4 सिद्धांतों में से एक। अब सोचो आज तक तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग को हिंदी में प्रत्ययन जो है ना, अब उसी के अंदर आता है, वो 4 ही सिद्धांत है हमारे सामने। क्या उसमें हिचकाइकिंग की अनुमति नहीं पूछ रहा, हिच हाइकिंग था, आलोचना से बचा जाता है था, मुक्त रूप से विफल होने पर बल है, लेकिन रचनात्मक स्थिति का। अब एक बात सोचो तुम लोग अपने आप से कि तुम्हें अगर लगता तो तुम ब्रेन स्टोरिंग में क्रिएटिविटी जरूर डाल देते, और यहां पर तुम्हारा 1 नंबर धीरे से चुपके से क्या है, निकल जाता। तो इसका मतलब यहां पर भी चीजें समझने की क्या है, जरूरत है। तो सवाल इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितना नया पढ़ते जाओगे उतना नया कुछ। अब हमारे सामने आता है आसान, सुंदर, सुशील, एक इंडक्टिव मेथड। इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, तुम इसके बारे में पहले से ही जानते हो। बताओ क्या होता है ना। हिच हाइकिंग मेरे बच्चे है, श्वेता जैसे तुझे कुछ नहीं पता चल रहा अभी फिलहाल,
और तुझे मुझे कुछ पता है, तो एमक्यू की तरह मैं काम कर रहा हूं। तूने मुझसे पूछा मेरे बच्चे, मैंने तुझे बता दिया, तो जो तेरी नॉलेज में आ रहा था सवाल, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, जो मैंने आपको उसका आंसर दिया, हम दोनों उसके साथ मिले तो हमने इस चीज को इंप्रूव कर दिया। तो इंप्रूव करना अपने आप को हिचहाइकिंग का सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। तो तुम क्या करते, तुम दूसरे ऑप्शन को ही लगाते, और दूसरा, और बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बात और याद रखना, किसी चीज पे उतना ही टाइम दो जितना वो आसानी समझ में आए। जितनी बार ज्यादा पढ़ते जाओ कंफ्यूजन भी होता जाएगा। जैसे तुम्हें हर बार पता है कि इंडक्टिव का मतलब क्या है, एग्जाम्पल टू रूल, बस खत्म। हम ये जानते हैं कि भैया सीधी सी बात है कि इंडक्टिव यही कहना चाहता है कि सबसे पहले हमारे सामने क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, फिर हम उसके बाद क्या लेके चलते हैं, रूल। तो किसी भी क्लास में किसी बच्चे को पढ़ाए जाने का वो तरीका जिसमें उसे एग्जाम्पल दिया जाता है, रूल पर आते हैं, तो एग्जाम्पल टू रूल जाना, या हम इसे कह सकते हैं स्पेसिफिक, क्या है, स्पेसिफिक टू क्या जाना, जनरल जाना। तो ये हमारा क्या होगा, सीधा सीधा हमारा इंडक्टिव मेथड होगा। डन, कोई जरूरत ही नहीं है। SPECIFIC है ना, ये बड़ा सा हो गया, तुम सोचोगे क्या हो गया, है ना, स्पेसिफिक जाना। अब ये भी हो गया। अब आपके सामने नाउ सुरभि इज आस्किंग अबाउट द प्लीज प्रेजेंट द क्वेश्चन इन इंग्लिश आंसर द सुरभि। इसके पीछे का रीजन ये है, मैंने जो क्वेश्चंस ले बेटा, जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं, तो जैसा पेपर में था सवाल में वही ले सकता था। तो वो जो पेपर था मेरे पास हिंदी में था, इसलिए आपने कई क्वेश्चन इंग्लिश में देखे होंगे, कई हिंदी में, ताकि मैं आपको स्पेशल वही दिखा पाऊँ कि जो पेपर में पूछा गया है। तो आपने देखा होगा कुछ पहले वाला इंग्लिश में था, कुछ इंग्लिश में आ सकता है बेटा, कुछ क्या आ सकता है, हिंदी में आ सकता है। अब नॉर्मली से इंडक्टिव में कोई बोलेगा कि मूर्त से मूर्त की ओर, वो चीजें मत रखो, सीधा उदाहरण से क्या है, नियम की ओर। तो कई बार आपको पता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि DSSS से बेटा इंग्लिश में ज्यादा आता है, हिंदी में कम। तो उदाहरण से आप किसकी तरफ जाएंगे, नियमों की तरफ जाएंगे। इतना जानने के बाद आपके सामने जो आ जाता है, ये सारे जानते हैं कि बस आपने इसको जान लिया। अब इसके बाद आपके सामने जो आएगा, आज तक हमने कभी ग्रुप ओरिएंटेड मेथड नहीं पढ़े होंगे। क्या नहीं पढ़े होंगे, ग्रुप ओरिएंटेड मेथड। अब ये क्या होता है ग्रुप ओरिएंटेड, रश्मि पढ़ ले पगली, मॉक कब देना चाहिए, इसीलिए तो कह रहा हूं तुम ये चैट बंद कर दे इस क्लास में। मैं सोचता हूं पढ़ लो चैट पे चैट, सर जी मॉक के टेस्ट का, जब तेरे को सब समझ में आए तब दियो, पगली है। हम्म, आगे समझ में आता। किसी को कोई दिक्कत परेशानी भाई, डन। हाँ सर जी मॉक टेस्ट कर दे, पढ़ तो ले पहले पगलो। चलो, अब आपने अगर इतना जान लिया, इतना समझ लिया, तो आपके सामने क्या हो गया, हाँ जी, हाँ हाँ पूरी पढ़ते रहो तो दबा के पढ़। अब देखो ग्रुप में तो कई बार आपके सामने सवाल आ जाएगा, ग्रुप डिस्कशन, बस ग्रुप, डिबेट वाला सेमिनार। अब सोचो तुम में से कितने लोग हैं जिनको बज ग्रुप के बारे में शायद नहीं पता होगा। अब नहीं पता होगा भाई, तुम आए क्यों हो, तुम हमारे पास आए तो हम बताएंगे ना बज ग्रुप क्या होता है। अब सवाल आया ये वाले के साथ, अगर मेरे को पूनम मिल जाती, वो सॉरी पूनम की सिस्टर मिल जाती, तो उससे ये पूछता कि ये बता मेरे बच्चे कि जो बज ग्रुप होता है उसमें कितने लोगों का समूह होता है, कितने लोगों का ग्रुप होता है। बज ग्रुप में जो टोटल मेंबर, यही सवाल पूछ लिया, कितने लोग बता पाएंगे बज ग्रुप में जो कितने मेंबर होते हैं, बताओ। बज ग्रुप तो बजा के चला जाएगा अपनी, क्यों बजा के चला जाएगा, क्यों, तो पूछ लेगा कि बताओ कितने नंबर है। हम यहाँ बैठे रहेंगे, हमें तो नहीं पता जी क्या होगा। भैया इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ही क्या है, बज ग्रुप है, उससे सवाल आएगा। याद रखना, एक छोटा ग्रुप क्या होता है, बज ग्रुप क्या होता है, एक क्या होता है बेटा, स्मॉल ग्रुप होता है। अब तुम कहोगे सर जी तो तुम बता दिए छोटा ग्रुप, पर ये तो बताओ कि मेंबर कितने। याद रखना बेटा, मेंबर 3 to 6 का, बस फिक्स। एग्जाम में अगर सवाल आ जाए कि बस ग्रुप में मेंबर कितने होते हैं, देखो पगलेटे, सर जी कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, अरे आगे ना तुम जिनको पता, ठीक है सर जी 10 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं, 2 से 5 होते हैं, 3 से 4 होते हैं, 3 से कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब इसमें क्या कह रहा था, बज ग्रुप में क्या करते हैं, मान लो अब ग्रुप क्यों बनाओगे, ग्रुप बनाएंगे भाई चलो बात करेंगे। तो ग्रुप होता है कि कोई सिंपल सी कोई समस्या आएगी, सिंपल सी समस्या आएगी, उसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फटाफट करने की कोशिश करेंगे। सोचेंगे क्या है कि देखो ग्रुप तो क्या है, छोटा, लेकिन काम क्या करेगा, बड़ों पे जाके। और इसमें भी ब्रेन स्टॉर्मिंग की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो पहले मेरे बच्चे अगर कोई पूछेगा कि बस ग्रुप क्या होता है, तो याद रखना बस ग्रुप वो होता है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक इश्यू या स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर ग्रुप में क्या करते हैं, बात, और उसे फटाफट निपटाने का काम करेंगे। तो आओ जरा
बाकी कितनी टेंशन नहीं लेनी यही। तो बज ग्रुप जो होता है वो क्या होगा, बज ग्रुप वो स्मॉल ग्रुप होता है जिसमें 3 से 6 लोग होते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक स्पेसिफिक इश्यू को और उसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं उसे लार्ज ग्रुप के, अब तो हमने कर दिया, आगे जाके यूज कर लो। और उसमें हम ब्रेन स्टॉर्मिंग भी लाते हैं और आइडिया का जनरेशन भी करते हैं। तो इसलिए बज ग्रुप में याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें मेंबर कितने होते हैं। आगे बढ़े, देखो तुम्हारे सामने, आपके सामने ये रहा, ये वाला। तो अब आपके सामने होगा, तो यहां से अगर आपके सामने कोई पूछेगा, अगर आपके सामने कोई पूछेगा तो देखो एग्जाम ने पूछ लिया कि बस ग्रुप इज ए स्मॉल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट होगा, ऑप्शन में 2 से 4, 3 से 6, 4 से 8। अब मेरे बच्चे जिसका पता ही नहीं था तो उसका जवाब कैसे दे देते, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 3 2 क्या होगा, 6 होगा। तो जितने लोगों का 306 है तो बच गया, बच गया, बच गया, बचा, बच गया, बच ग्रुप। डन, आगे बढ़े, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब बाकी तो ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको समझ में आता चला जाएगा, और समझ में आता चला जाएगा कुछ इस तरीके से कि कोई पूछेगा सर जी डिबेट और डिस्कशन क्या होता है। अब भैया तुम तो जानते हो डिबेट, तुम तो मेरे से अभी लड़ लिए थे, डिस्कशन पर हम बात कर लिए थे। भैया ऐसा है, डिबेट और डिस्कशन जो होगा वो सीधी सी बात है, वो मिलकर होगा, और जहां चीजें मिलकर होंगी। तो एक बात बताओ, डिस्कशन चीजों को सुधारने के लिए करते हैं कि बिगाड़ने के लिए करते हैं, फटाफट बताओ। जो हमारा डिस्कशन होता है, डिबेट, वो हम किस लिए होता है। हाँ अनुराधा पढ़ लिया, चश्मा अच्छा लग रहा है मेरा, चल पढ़ ले यहाँ, बताओ जल्दी, बताओ बताओ बताओ, छेती छेती बताओ भाई। अरे वाह सर, दिल जीती आज तो अपने, क्या कर दिया मैंने, पता नहीं दिल जीतने वाला तो मैंने क्या काम किया, तुम पढ़ लो, चलो सवाल का जवाब दो। जब देखो कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। हाँ क्या करेंगे भाई, हम डिबेट और डिस्कशन क्या करते हैं, हम चीजों को सुधारने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, चीजों को सुधारने के लिए। अब भैया चीजों को सुधारने के लिए अगर कर रहे हैं तो देख लेते हैं क्या करेंगे चीजों को सुधारना, आओ। बहुत बढ़िया। हम्म, क्या कहना चाहता है ये वाली बात के साथ, बहुत बढ़िया सर जी, हाँ ठीक है बेटा मोनिका, चेक कर, बहुत इम्प्रूव करेंगे। अब तुम्हें जब पता ही है तो इसकी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये लो भैया, हम क्या करेंगे, मिलते हैं कब, कोलैबोरेटिव लर्निंग में, जहां हम क्या करते हैं, टास्क मिलता है, इम्प्रूव करते हैं कम्युनिकेशन, लीडरशिप को बढ़ाते हैं। और ये क्या होता है, लिटरेसी को करिकुलर एक्टिविटी होती है, मतलब क्लास का पार्ट हो या ना हो, लेकिन हम इसे क्या घुल मिल के करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज मिलते हैं और एक दूसरे के आइडिया से चीजों को आगे बढ़, ये हुई बेसिक बात। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वो बोलेंगे भैया इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके इनकरेजमेंट, इसकी फीचर्स क्या होती है। भैया ऐसा है, कुछ चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। हम डिबेट और डिस्कशन करते हैं इसलिए ताकि हम एक दूसरे के ओपिनियन को समझें, सामाजिक मुद्दों को जानें, उन चीज़ों को इम्प्रूव करें, उनको एनालिटिकल करें, उनको कम्युनिकेट करें, उनके बाद मिलें, उनसे कुछ सीखें, उनके बाद आगे बढ़ाएं, और चीज़ें क्या हो जाए, मस्त तरीके से आगे बढ़ती चले जाए। तो जरूरी नहीं हर चीज़ लिखनी होती है, कुछ चीज़ें समझे। तो जो डिबेट और डिस्कशन है वो लिखने का नहीं होता, वो क्या था, बोलने का। जैसे चुम्मी मत समझना, इसे बोलना को समझना। तो इस एक्शन को हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा भावार्थ समझें आप। अब देखो यहाँ पर आ गया कि भैया फीचर्स में क्या है, हम एनकरेज करेंगे बच्चों को, क्या है, अपने ओपिनियन बताओ किसी मुद्दे पर। हम इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को, एनालिसिस करो, तर्क लगाओ, कम्युनिकेट कराओ। हम प्रमोट करेंगे कोलैबोरेटिव लर्निंग, मिलो करो, जो आगे बढ़ो। तो इसका मतलब आपके सामने आ गया। ईमानदारी से बताना, क्या तुम्हें कभी भी एहसास हुआ कि तुमने हमसे कोई बैच लिया और उसमें तुम्हारे पैसे लुट पिट गए, तुम्हें लग रहा हो कि बस हम तो क्या है यार, बहुत गलत हो गया, यहाँ तो पैसे फंस गए हमारे, ये तुम्हें लगा। तो अगर तुम्हें ऐसा लगा तो तुम इस बात को लेके किसी से क्या करो, डिस्कस कर रहे होगे। और जब आप डिस्कस कर रहे होगे तो इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ मुद्दा बनेगा, है। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे, अगर सवाल आ जाएगा तो कोई तुमसे पूछेगा कि जो डिबेट और डिस्कशन होगा वो भैया ऐसे मजे तने या क्या होगा, उसमें जो को करिकुलर एक्टिविटीज पर आएगा, तो सामने देखो सवाल आएगा, डिबेट एंड डिस्कशन आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ करिकुलर। देख मेरे बच्चे, जिसको ये पता ही नहीं था कि रोहित
रोहित सर ने लिखवाया था, इट इज़ अ लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटी। और यहाँ से डायरेक्ट आपको सवाल मिलेगा कि यहाँ पर बताया कि एक को करिकुलर सवाल ने जो पूछा था, इसने क्या पूछा था, आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज। तो इसका मतलब वो क्या है, सोशल वेलफेयर, फिजिकल डेवलपमेंट, या क्या होगा, लिटरेरी। तो इसका मतलब इस सवाल में आ जाएगा लिटरेरी। बस मेरे बच्चे देखो, यकीन करना तुम्हारा काम है, मैं तो बस मेहनत से तुम्हें क्या पढ़ा सकता हूँ। जितने भी लोग इस क्लास में अब आएंगे उनमें से पहले मैं पूछूंगा कि क्या टीचिंग इतिहास में, मेथड्स में आज तक उन्होंने कभी भी वाइमर थ्योरी पढ़ी है, हाँ या ना। और अगर आप इसे कहते हैं कि ये बेसिक है, तो यकीन मानिएगा ये दिल पे थोड़ा सा दर्द होता है, क्योंकि ये कंटेंट आपको मिल नहीं सकता। और जिनको लगता है मैं उन्हें स्पेशल ट्रीट करना चाहता हूँ, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या पढ़ लिया है। ठीक है, मेरे साथ पढ़ के सीटेट पहले ही नहीं बस आ जा, मजा आता है ना इधर, चलो। किसी ने भी पढ़ा हो ये वाइमर थ्योरी, तो आपके सामने कंटेंट आता है वाइमर थ्योरी। हुआ ये था कि जो वाइमर आया 2002 में, उसने 5 की चैलेंज दिए और उसने कहा कि बच्चे की जो लर्निंग सेंटर्ड है वो कैसे बढ़ना है। पहली बार लाई हूँ शिवानी शर्मा, ठीक है, धन्यवाद भाई। इस बैच में ना बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे है ना। हाँ, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके सामने। मतलब मैं सिर्फ इससे चाहता हूँ कि जब आप जुड़े तो जिस दिन आप यहाँ से मतलब रिजल्ट अपना ये पूरा करें कोर्स, और जिस दिन आप कहीं जाएं तो आपको फील हो कि मैंने आपको सोशल मीडिया की तरह एंटरटेन नहीं किया, मैंने आपको ना ऑफलाइन की तरह एजुकेट किया। आपको लगे कि हाँ हमारे सर ने हमें कुछ पढ़ाया था। तो इसीलिए मैं नई चीज़ें सीखने में टाइम लगता है मेरे बच्चे, लेकिन आजकल वही आता है। तो वाइमर जो साहब आए तो एक सवाल चलेगा आपके सामने जो बता दूं। चलो, अब हमारे सामने एक सिद्धांत आया जिसका नाम था वाइमर थ्योरी। वाइमर थ्योरी को 2005 में 5 की कॉन्सेप्ट के साथ लाया गया, जिसमें चेंजेस की जरूरत थी कि भाई कैसे हम लर्नर की सेंटर टीचिंग को क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। इसमें कुल मिलाकर जो चीजें आई वो 5 आई, जिसमें पहला नंबर आता है कंटेंट। अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो अगर मेरा कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो मैं आपको पढ़ाऊँ, तो कंटेंट जो बिल्ड करेगा आपके साथ नॉलेज, इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद जो कंटेंट आया उसमें मेरा रोल क्या है कि मैं उसको आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। ये जैसे ही टीचर रोल खत्म हो जाता है, हमारे सामने आ जाती है हमारी तीसरी चीज जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझ तक आए हैं तो मैं आपको एक बेहतर पढ़ाई दूं, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ओन लर्निंग को बढ़ाएं। चौथा जो आता है होता है इवेल्युएशन, होता है मूल्यांकन करना, कि जो हमने मूल्यांकन करा उसमें बच्चे का होलिस्टिक मूल्यांकन होना चाहिए, फॉर्मेटिव भी होना है, ऑथेंटिक होना चाहिए। और लास्ट में एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं पावर बैलेंस। पावर बैलेंस का मतलब होता है कि आपकी पावर को कंट्रोल करना। जब आपको लगता है कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ तो उसे संभालना, तो स्टूडेंट जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर पाएं, अपनी जो उन्होंने सीखा है उसे एब्जॉर्व कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। तो याद रखिएगा, वाइमर थ्योरी के 5 कॉन्सेप्ट जो थे वो बेसिकली आपके सामने आते हैं। तो वाइमर जो आते हैं आपके सामने 2002 में, 5 की चैलेंजेस जरूरत देते हैं। देखो, कंटेंट जो बिल्ड करेगा नॉलेज इंक्वायरी, टीचर का रोल जो आपकी मदद करने वाला है, आपको मोटिवेट करने वाला है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टूडेंट समझे कि सिर्फ टीचर का काम पढ़ाने का नहीं है, आपका अपना भी काम पढ़ने का है। इवैल्यूएशन जिसमें आपके होलिस्टिक सारी चीज और करिकुलर को करिकुलर क्लास के दौरान इंप्रूव भी करूं, और साथ साथ में आपको ऑथेंटिक असाइनमेंट दूं, फालतू की चीजें ना दूं। और पावर बैलेंस कहता है कि स्टूडेंट गेन करेंगे मोर कंट्रोल, यानी कि उन्हें अपने आप पर क्या भरोसा हो और चीज़ों को, ज्ञान को बढ़ाने का काम करें। बात समझ में आई, हाँ या ना। अब इस सवाल के साथ अगर आ जाता है, तो हमने अगर इस सवाल के साथ पूछना शुरू किया, तो सवाल कोई पूछेगा, अकॉर्डिंग टू वाइमर 2002 देयर आर 5 प्रैक्टिस दैट नीड टू चेंज टू अचीव लर्निंग सेंटर टीचिंग, व्हेन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट। अब मेरे बच्चे सोचो, अगर ये सवाल आ जाए और इसकी जानकारी ही ना पता हो तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो अब पूजा त्यागी बेटा NIS जो है वो DT+P के लिए है ना, ले ले उसमें जब ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग है, ये हमने जाना था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल था, उसमें कंटेंट था, उसमें बैलेंस ऑफ पावर था, पावर बैलेंस जिसे बोला, लेकिन बेटा कल्चर ऑफ क्लास कहीं पर भी नहीं था। तो आगे ना 5 के 5 में समझ में कौन सा था कौन सा नहीं था। अब इससे रिलेटेड देखो एक सवाल और तुम्हें दिखाता हूँ, और वो था ये कि अकॉर्डिंग टू वाइमर व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग सेंटर्ड
टीचिंग में। पहला, क्रिएट करेगा एक इन्वायरमेंट जो बच्चों की लर्निंग को बढ़ाएगा, हाँ जी ये तो था ही उसका हिस्सा। दूसरा कहता है क्रिएट करेगा इन्वायरमेंट जो मोटिवेट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये भी क्या था, तो इसका मतलब दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही। और अगर दोनों सही हैं तो इसका मतलब हमारी ये बात भी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। और सही होने के बाद देखो एक सवाल और जहां पर आपको दिखने को मिलेगा, एक सवाल और ये कि इन लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग अकॉर्डिंग टू वाइमर, तो एक बात तो पता चल गया कि वाइमर की जो अप्रोच है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, जिसमें कुल मिला के 5 चीजों के बारे में बता रहा था। बिल्ड करता है अप्रिशिएशन टू वैल्यू ऑफ कंटेंट, कंटेंट था। प्रैक्टिस यूजिंग इंक्वायरी और वे टू थिंकिंग ऑफ द डिसिप्लिन वाला, ये भी था। डेवलप करेगा एक वे जिसमें लर्न करेगा बच्चा क्या है, कंटेंट भी, और एक मीनिंगफुल कंटेंट बनाएगा, ये भी था। तो इसका मतलब तीनों बातें क्या हो जाएंगी, सही। और तीनों अगर ये सही हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। अब यहां तक आपके सामने जाने के बाद अब हम ना अगली क्लास में मिलेंगे, क्योंकि हो जाएगा फिर ज्यादा। अब आप जब मुझसे कल फिर मिलेंगे तो कल आपको सामने एक बहुत बढ़िया, जहां पर मैं आपके सामने पेश करूंगा सिटिंग अरेंजमेंट एक्टिविटी ऑफ क्लासरूम, जहां से तुम सोच भी नहीं सकते सवाल, एक हल्का सा आइडिया दूं तो देखो जरा ये कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, बैठने के तरीके कैसे आएंगे, टीचर कैसे बैठेगा, यहाँ कैसे होगा ये वाला, उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल कैसे आएंगे। तो इन सारी चीजों पर भी आपको क्या करना है, काम करना है। एक काम करता हूँ अभी करा देता हूँ, कल की छुट्टी कल ही करेंगे, छोड़ो आज ही कर लो, है ना। तो आ ही जाओ, आज ही आ जाओ यहाँ। सिटिंग अरेंजमेंट भी क्या है, आज ही करा देता हूँ, है ना। विनर तो सर हमने, हाँ ना, वाइनर तो हमने कभी पढ़ा नहीं था। बस मेरे बच्चे तुम मुझ पे छोड़ो, तुम बस पढ़ते रहो, जो मैं तुम्हें कंटेंट दूं ना वो पढ़ते रहो। चैट का थोड़ा सा क्या है, हिस्सा कम रखो यार, ये रिक्वेस्ट है, एक भाई के तौर पर, दोस्त के तौर पर, प्रेमी के तौर पर नहीं बता सकता मैं, ठीक है। आओ, तो यहाँ पर जो होगा सिटिंग अरेंजमेंट पर जब आप बात करते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट के साथ अगर आते हैं, ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट के बैठने का जो तरीका है वो क्या होगा, एक बार देखो। अब देखो, अगर सिटिंग अरेंजमेंट में पूरी क्लास कैसे बैठती है, सीधी सिंपल सी तरीका है भैया आपके सामने कि भैया यहाँ पर क्या हो गया, मैं खड़ा हो गया तो क्लास में टीचर के एक तरफ इधर बच्चे लेफ्ट में हो जाएंगे, एक तरफ क्या हो जाएंगे, राइट में बच्चे हो जाएंगे। तो लेफ्ट और राइट दोनों में बच्चे हैं। बैठने का एक तरीका तो वो ध्यान से देखना है तरीका पहला। अगर इसी चीज को देखेंगे दूसरे में, सिटिंग अरेंजमेंट फॉर टीचर डेमोन्स्ट्रेशन, ये ध्यान रखना यहाँ पर क्या ले, जब आप पूरी क्लास को पढ़ा रहे हो तो तरीका क्या होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट में बैठा दो। जब आप किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो यहां पर बोर्ड हो गया, यहां पर टीचर हो गया, आपने इसे इस तरीके से बैठाना शुरू कर दिया लाइनों के साथ। बट कोई भी बच्चा किसी के पीछे नहीं बैठा होगा, देखो, है ना। इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो सबको सब दिखाई, इसको दिखाई देगा तो इसके आगे कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेशन जब कराया जाता है तो कोई एक दूसरे के सामने नहीं आता। हरपित पढ़ ले एक बार को, तो मेरे को तेरा नाम बेटा हार्पिक सा लगा, है ना। हाँ, THARPIT, हार, मैं पहले हार्पिक ही पढ़ रहा था, फिर देखा तेरा आपका नाम क्या है, हार्पित है। आओ, और इस क्लास में होने वाली घटनाएं काल्पनिक है, जैसे मेरे से ना। अब तुमने कहा कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट ग्रुप में करा दो, एक है तो आपने जैसे मान लो IPL की बोली लगती हुई देखी होगी, तो भैया 5 लोग यहाँ चेयर पे बैठ गए, 5 यहाँ बैठ गए, 5 यहाँ बैठ गए, 5 यहाँ बैठ गए, 5 यहाँ बैठ गए। तो इसका मतलब जो ग्रुप एक्टिविटी होंगी तो लोग किस में बैठा दिए जाएंगे, ग्रुप में बैठा दिए जाएंगे। अब आपके सामने अगर आएगा, तो अगर आपके सामने आता है यहाँ पर, फिर देखो आपने कहा कि अब हम ग्रुप में कंपटीशन करा रहे हैं, तो ग्रुप में कंपटीशन सामने सामने है ना, जैसे अंताक्षरी खेलना, तो अंताक्षरी में भैया एक टीम ए वाली क्या बैठ गई ये, और एक टीम ए वाली क्या बैठ गई, बी वाली कहाँ बैठ गई यहाँ, और टीचर क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो अपोजिट। तो सवाल ना इससे रिलेटेड कैसे आते हैं, फिर आपके सामने आ जाता है। तो इससे रिलेटेड सवाल आपके सामने आएगा कुछ ये, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी यूज्ड व्हाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट टू द। अब मैं अगर बच्चों के एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं तो मैं किसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं यहां पर आपके सामने। तो डायग्राम बेटा जो आए हैं वो दिमाग में डालने हैं। डायग्राम क्या है, मैंने आसान इसलिए दिमाग, पहला कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तो एक बात तो तय है कि बच्चे के सामने बच्चा नहीं, बच्चे को सारा एक्सपेरिमेंट दिखे। तो कहते हैं स्टूडेंट सिटिंग इन हाफ सर्कल इन द फ्रंट ऑफ टीचर, बिल्कुल, क्योंकि हमने कहा तो था एक्सपेरिमेंट अगर हो रहा होगा तो कोई भी ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट सिनोनिम्स में यूज करेंगे। तो हम जानते हैं रो में बैठे हो क्लासरूम के, टीचर प्लेस हो हिमसेल्फ फ्रंट। अगर टीचर बीच में होगा, बच्चे ऐसे बैठे होंगे तो एक्सपेरिमेंट नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर ऐसे बैठा रखे होंगे तो एक दूसरे के पीछे ना होगा, एक दूसरे के इस तरह, तो देख पाएंगे। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा
वो आपके सामने क्या होगा, तो हो सकता है एग्जामिनर आपके सामने इमेज दे दे तो तुम्हें अब ये इमेज भी पता चल जाएगी कि इमेज कैसे आ रही होंगी। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे, निम्न में से बैठने की व्यवस्था में समूह कार्य, मतलब ग्रुप वर्क आप किसमें नहीं कर सकते, ग्रुप वर्क किसमें नहीं कर सकते यहां पर, कि अगर आपने पंक्ति में बैठा दिया और छोटे, देखो ग्रुप जो वर्क होगा वो लाइनों में बैठाओगे तो ग्रुप वर्क नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे गोलों में बैठा रहे थे ऐसे, तो इसका मतलब वो हो सकता है। तो इसलिए सवाल का जवाब कि बैठने की अवस्था में ग्रुप वर्क तब नहीं हो सकता जब वो क्या है, लाइन में बैठे हो, लेकिन वो छोटे छोटे ग्रुप में बैठे हो तो वो हो सकता है। अब सोचो, तुमने जीवन में नहीं सोचा होगा सिटिंग अरेंजमेंट टाइप भी कुछ सवाल आते होंगे, कोई सीटेट में आज तक तुमने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा। दूसरा क्या क्या है, विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दरवाजे के पास बैठाना चाहिए, हाँ हम उसे लाइन में आगे बैठाते हैं। दूसरा, जब कार्य लिखते समय बच्चों का बोर्ड पर स्पष्ट, मतलब बिल्कुल साफ दिखना चाहिए बोर्ड, ये भी सही है। कला प्रदर्शन करते समय बच्चों को पर्याप्त जगह, मतलब जब वो कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो जगह ऐसी ना बीच में हो, मतलब बिल्कुल हिचकिच पिच गिचपिच गिचपिच हो, वो खुला खुला मिलना चाहिए। हाँ जी, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही। और अगर ये भी बात सही है तो इसलिए आपके सामने आपके एग्जाम से रिलेटेड एक और नई चीज है जो आज की सबसे खास मैं आपके साथ छोड़े जा रहा हूं यहाँ, है ना। तो बस, तो आपके सामने बेटा वो क्लास वैसे ही चलती रहेंगी, कल फिर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, इसके चैट का जो दायरा है वो हटा दिया जाता है, बस आपके पढ़ने का। अब देखो एक आता है सजेस्टोपीडिया, तो सजेशन जैसे आपने सुना होगा, तो सजेशन को देने वाला एक जॉर्जी लोजानोव जो इंसान आया था, उसने सामने रखा कि भैया जब आप बच्चे के सामने लर्निंग को क्रिएट करते हैं तो आप उसे कहते हैं जस्ट चिल ब्रो, उसके बाद रिलैक्स रहेगा, उसके एंजाइटी का लेवल क्या होगा, लो होगा, पॉजिटिव क्या होंगे, सजेशन देंगे, कंफर्टेबल क्या होगी, सिटिंग होगी, सब कुछ टेंशन फ्री। ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे बच्चा एक टेंशन फ्री लर्निंग को पढ़ता हो, लर्निंग की स्पीड को बढ़ाता हो और वहां पर बच्चे को कोई डर ना लगे, तो क्या होगा। तो मेरे बच्चे इसी तरीके से सवाल में अगर ध्यान दोगे तो वो तुमसे बस यही पूछेगा कि सजेस्टोपीडिया किसने दिया था, तो सजेस्टोपीडिया देने वाले जो थे वो आपके सामने क्या, जॉर्जी लोजानोव आ जाते हैं और आपके सामने पूरा का पूरा जो काम क्या हो जाता है, आसान। और इस तरह आपके सामने हम मिलेंगे कल नई क्लास में, तब तक आप रखें अपना ध्यान। आशा करता हूं आपकी चीजें पसंद आ रही है, ठीक है। हाँ मैं ज्योति बोल देता हूँ, पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक ध्यान रखें अपना, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।